कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हम बातें करने वाले हैं ना, वो बातें एक एक सच होगी और फैक्ट के साथ होगी। वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर आप देख ही सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे पॉडकास्ट लेकर आती हूँ जो आपको कुछ सिखाकर, समझाकर और बताकर जाते हैं। कहने को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करें तो कभी ये बातें खत्म ही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप जितना डीप अंदर घुसोगे ना, उतना कम है। तो आज अपने पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को लेकर, लाल किताब को लेकर और इसके साथ ही वास्तु को लेकर। क्योंकि जब हम बात करते हैं वास्तु की, लाल किताब की, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें इस वक्त आपको सुनने को मिलती हैं, लेकिन कंचन के पॉडकास्ट में भाई आपको मिलेगा वो जो बिल्कुल होगा सच। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही बात एस्ट्रोलॉजी की आई है, लाल किताब की आई है, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद आया कि आपकी मुलाकात अपने इन गेस्ट से तो मैं जरूर कराऊंगी, क्योंकि इनके जितने भी पॉडकास्ट आप देखेंगे ना, इन्होंने बड़ी फैक्ट पे बात की है। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और बहुत सारा सच निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर हेमंत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू जी बिल्कुल। बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, मैं तो बहुत वक्त से सर कोशिश कर रही थी कि आप एक बार आ जाएं, क्योंकि आपके जितने भी पॉडकास्ट मैंने अभी तक देखे हैं, तो मैंने देखा कि बड़ी फैक्ट पे बात होती है कि जो, क्योंकि हमने देखा ना सर कि मार्केट में ना लोगों को डराने का बड़ा काम कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी नहीं, मतलब डर लगता है अब तो किसी से पूछने से भी। तो इसीलिए जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा और आपके पॉडकास्ट देखे, तो नो डाउट मुझे लगा कि नहीं, आपको एक बार ज़रूर बुलाना चाहिए अपने पॉडकास्ट में। तो आज सबसे पहले सर मैं चाहती हूँ, जैसे लाल किताब पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन आज सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है। बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि भाई क्या हमारी जन्म कुंडली जो होती है, उसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हम जो आने वाला समय जो हमारा होगा, वो हम फाइटर की तरह रहेंगे या हम लाइफ में नहीं आगे कुछ कर पाएंगे, हार जाएंगे? क्या हमारी जन्म कुंडली ये सब बता सकती है? डेफिनेटली बता सकती है। रीजन क्या है इसके पीछे, अगर मैं बात करूं, अब आपकी कुंडली में, जैसे आपने बोला मैं फाइटर रहूंगा कि मैं अपने मोरल को डाउन कर दूं। जी। अब आपके अंदर की शरीर की ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा है, वो मंगल है। अगर तो आपकी मंगल कुंडली में अच्छा है तो डेफिनेटली आप फाइटर रहेंगे। अच्छा। ठीक है। और उसी के साथ चंद्रमा आपका कमजोर है, मतलब आपका मन बेचैन रहता है, आपको रात को नींद नहीं आती है। आप रिलेट करेंगे, बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती है, मन घबराहट बना रहता है, नगद धन की कमी बनी रहती है, और अपनी माता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते। ओके। तो आप समझ लें कि आपका जो है चंद्रमा खराब है, तो डेफिनेटली आप जो है डाउन स्थिति में, और आपका मोरल भी डाउन रहेगा। ओके। जिस भी इंसान का अपनी माता के साथ रिलेशन खराब है, मन में घबराहट है, और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नगद धन की कमी बनी हुई है, तो समझ जाए चंद्र खराब है। तो आने वाला समय भी जो है चंद्रमा आपके मोरल को डाउन करता जाएगा और जिंदगी में उभरने नहीं देगा। अच्छा। जी। हर ग्रह एक दूसरे ग्रह के साथ कनेक्टेड है। जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो हर ग्रह काम कर रहा है, ये आप समझ जाए। बिल्कुल। जब वो एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, तो अब चंद्रमा के साथ बुध, बुध बुद्धि, और बुद्धि के साथ राहु, सोच। अब बुध आपका खराब हो रहा है तो बुद्धि खराब हो रही है, अल्टीमेटली आपके माइंड में सोच भी खराब आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। ठीक है। यहीं पे बुध आपका अच्छा हो रहा है तो व्यापार भी अच्छा चल रहा है, और व्यापार अच्छा होने के साथ साथ आपकी सोच भी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा रही है, और आपका चंद्र अपने आप मजबूत होता जा रहा है। तो कनेक्ट है ना, दिल और दिमाग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं ना, तो इसलिए वो कनेक्टेड रहते हैं। और मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोई डराने का बिजनेस नहीं है, दैट इज ए फैक्ट। और फैक्ट कैसे, ये एक साइंस है, इसको साइंस की तरह लिया जाना चाहिए। क्यों कहते हैं हम कैसे माने ग्रह हैं? सूर्य को देखते हैं, दिखता है, बिल्कुल। चंद्रमा दिखता है, राइट, पृथ्वी दिखती है, वायु दिखती नहीं है पर महसूस होती है, पानी दिखता है, बिल्कुल। ठीक है। जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, वो 5 तत्व हमारे आसपास हैं, राइट।
तो ये सारे 5 तत्व तो ये आपको नजर आ गए। बाकी मंथन के समय राहु और केतु निकल के आए थे। तो आपको सारे के सारे ग्रहों का आज मैं साइंस बता के जाने वाला हूँ। हाँ। और इस तरह का साइंस होगा कि आप अपने घर में रखी हुई चीजों को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा। अब जैसे जस्ट एग्जांपल, हम यहाँ बैठे, ये सजावट है। सजावट डिनोट करता है शुक्र को, ठीक है। और सजावट में ये टेबल हमने रखा है, ये टेबल है राउंड, ठीक है। राउंड टेबल डिनोट करता है बुध। अच्छा। जो सजावट है, हम बैठे हैं ड्राइंग रूम में, दैट इज अ ड्राइंग रूम, राइट। तो ड्राइंग रूम डिनोट करता है शुक्र। अच्छा। और ये वाला टेबल राउंड है और लकड़ी का है, तो शनि और बुध। यहाँ बैठ करके जो इंसान, जो भी आपके यहाँ मेहमान आएंगे, पॉजिटिव ऑरा के साथ आएंगे। और आपने ये हरे पौधे भी लगा रखे हैं, तो ये बुध। तो यहाँ पे बंदे का जो बुद्धि भी काम करेगी और साथ में सजावट में, तो ये लग्जरी लाने का बहुत अच्छा साधन है। अच्छा। जो यहाँ पर ये सेटअप बना हुआ है, यहाँ के सेटअप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा। राइट। जैसे आपके पीछे आपने बुक्स रखी हुई हैं। हाँ। बुक्स ऑलरेडी बुध, ठीक है। अब यही फटी होती या अनमैनेजमेंट रखी होती, तो ये मुझे बताता कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध खराब है। अच्छा जी। तो आप ये देखिए कि आपके पास जो चीज रखी है, किस डायरेक्शन में रखी है। कैसे? अभी डायरेक्शन मैंने नहीं देखी है, ठीक है। किस डायरेक्शन में रखी है, यहाँ पर शुक्र और बुध मिलकर के जो है ना, एक उच्च सूर्य का रूप ले लेता है। एक सूर्य का रूप ले लेता है। हर ग्रह, मैंने कहा, एक दूसरे के साथ जुड़ता है। तो जब शुक्र और बुध मिलकर सूर्य बनते हैं, तो सूर्य की तरह चमक भी तो आती है। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है कि नहीं है? मतलब एक टेबल का भी आपने बताया कि ये राउंड है, तो ये किसे प्रेजेंट कर रहा है? जी। हर एक चीज का मतलब अपना एक देखिए, लकड़ी शनि, हाँ, राउंड बुध, गोलाई बुध, ठीक है। शनि बुध और सजावट शुक्र, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी चीज रखी है, बुध शनि और शुक्र से रखी है। जिस भी इंसान की कुंडली में शुक्र शनि बुध की कंजक्शन इकट्ठा हो, वो इंसान का ग्रस्त बहुत अच्छा होता है। वो इंसान जिंदगी में तरक्की बहुत जल्दी करता है। वो इंसान के पास लग्जरी की कमी नहीं आती है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर, पूर्व जन्मों की अगर मैं यहाँ पर एक आपसे बात करूं कि हमारे पूर्व जन्मों में हम कौन सा कर्म अपने साथ लेकर आए हैं, क्या इसके बारे में हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में जान सकते हैं? देखो, जब आपका जन्म होता है, जो ग्रह जहां पर आके रुके हैं, जिस भाव में आके रुके हैं, जिस भी कंडीशन में आके रुके हैं, क्योंकि हर भाव में हर ग्रह अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट देता है। अच्छा और बुरा वो अपनी उम्र में आकर के या अपनी दशा में, प्रतंत्र दशा में आके बता देगा कि वो अच्छा है या बुरा है। ये तो आम इंसान के लिए हो गया। पर एक ज्योतिष और एक एस्ट्रोलॉजर के पास ये कला होती है कि उस ग्रह की लो को लगा करके वो ये बता देगा ये ग्रह आपका अच्छा है या नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में आपके पिताजी के हालात 4 साल के बाद खराब होने शुरू हो गए। आपका जन्म हुआ, आपके जन्म के बाद आपके पिताजी के 4 साल के बाद हालात खराब होने शुरू हो गए। 8 साल के बाद और ज्यादा खराब हुए और 16वें साल में पिताजी चले गए आपकी उम्र के, या दादाजी चले गए आपकी उम्र के 16वें साल। तो आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है। अच्छा। कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हो, कुंडली में अच्छा दिख रहा है। जुपिटर को देखने के लिए एक लो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कुंडली में जुपिटर किसी भी भाव में बैठा हो, आपके हाउस के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, अगर गुरु के दुश्मन है, गुरु के दुश्मन है शुक्र, बुध और राहु, अच्छा, ये बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में जुपिटर जितनी मर्जी अच्छी पोजीशन में बैठा हो, चाहे लगन में बैठा हो, चाहे 4th हाउस में बैठा हो,
जो इसके पक्के घर हैं, मतलब जहाँ पर उचके कहलाता है, ठीक है, तो वहां पर जुपिटर आपका खराब है। अच्छा। और आपकी कुंडली में शनि पहले और जुपिटर बाद में है, तो भी आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है। यहीं पर गुरु पहले हो, शनि बाद में हो, और 2, 5, 9, 11, 12 में गुरु के दुश्मन ग्रह ना बैठे हो, जो मैंने बताए, शुक्र, बुध और राहु, ये ना बैठे हो, तो जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा है। ये आपकी जिंदगी में आपको मान सम्मान, ज्ञान और आपके पिताजी को तरक्की देगा ही देगा। अच्छा, जी, मतलब हर एक ग्रह का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है सर। हर एक का रोल है, हर एक का रोल है। ठीक है। हाँ, अच्छा सर, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ये बोलते हुए, जिनकी मतलब शादियां हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। जी, तो मैंने उनके मुंह से एक बात ये हमेशा सुनी है, जैसे अगर हम कई ऐसे नोन में भी हैं, तो जैसे उनसे बात होती है तो कहते हैं अरे हमारा शुक्र बहुत मजबूत है। तो मतलब क्या ऐसा होता है कि शुक्र बहुत मजबूत है तो आपके मल्टीपल अफेयर्स कराता है, या फिर आपके रिलेशंस करवाता है? और ये एक फैक्ट नहीं है। नहीं है। आपको मैं बता दूं, जिसका भी शुक्र मजबूत होगा वो कभी भी मल्टीपल अफेयर में जाएगा नहीं। अच्छा। ठीक है, शुक्र अच्छा होगा वो मल्टीपल अफेयर में जाएगा नहीं। आपको मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो, एक चीज देखिए, जब आपके शुक्र के साथ कोई भी नर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल या गुरु, इनमें से कोई भी बैठा हो, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराएगा ही कराएगा। अच्छा। नर ग्रह, ठीक है। शुक्र के साथ शनि बैठा हो तो ऐसा इंसान प्यार का ऐसा दीवाना होगा कि वो अपने प्यार के लिए कुछ किसी भी हद तक चला जाएगा। शुक्र और शनि एक तरह से मशनूई केतु, मतलब बनावटी केतु बनता है। कहते हैं शुक्र और शनि वाले युति की इंसान के नर औलाद पैदा जरूर होती है, बेशर्ते कोई भी ग्रह इनको देख ना रहा हो। कैसे? अब एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका प्यार करते हो, उनको कोई दूर से देखे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जब अच्छा नहीं लगेगा तो शनि क्या करता है, जब हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका प्यार कर रहे हो तो शनि जो है यहाँ पे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है, तो वो जाके उसको खत्म कर देता है। कोई भी ग्रह देख रहा हो, चाहे दोस्त देख रहा हो चाहे दुश्मन देख रहा हो। अच्छा। इसलिए शुक्र और शनि जब अच्छी कंडीशन में बैठे हों तो नर औलाद जरूर पैदा होती है, और वो नर औलाद लायक भी होती है। अच्छा। इंसान को तरक्की भी दिलाती है। अभी हम बात कर रहे थे सर, जब आपने कहा था कि जैसे बच्चा होता है तो जब वो 16 साल की अपनी उम्र में आता है तो फादर को लेकर आपने बताया, जी, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जैसे ही उनका बच्चा होता है तो उनके घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कहते नहीं कि अरे ये तो मतलब आजकल जी, के ये लोग है कि भाई नहीं, ये तो पता नहीं यहाँ कैसे पैर लेकर आया है, ये पैर लेके आया, मनहूस है, डेफिनेटली जब से डेफिनेटली। हुआ है इसके फादर की तबीयत खराब रहती है, तो ये क्या होता है? ये भी मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। देखिए, आपकी कुंडली में ना मंगल की पोजीशन, अब मंगल क्या है, मंगल को समझते हैं कि हर काम में मंगल की जरूरत है। कोई भी काम है, जब तक घर में चीजें अच्छी नहीं है तब तक वो अमंगल 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 करता जाता है। लोग आज तक 2 ही मंगल आपको समझा पाए हैं, एक मंगल अच्छे वाला, एक मांगलिक वाला। मांगलिक वाला। ठीक है, पर मैं आज मंगल की परिभाषा थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से देना चाहूंगा। बिल्कुल। मंगल 3 तरीके का होता है। अच्छा। एक मंगल नेक मंगल, दूसरा मंगल बद मंगल, ठीक है, और तीसरा मंगल अशुभ मंगल। 3 मंगल होते हैं। 3 मंगल होते हैं। इसको भी देखने का तरीका है। कहते जो मंगल नेक है, तो मंगल नेक वाला जब भी घर में जन्म लेगा, वो गरीब से गरीब घर में जन्म ले ले, उस घर में तरक्की आनी शुरू हो जाती है। दूसरा समझाऊंगा मंगल अशुभ। मंगल अशुभ कैसा किसे बोलते हैं आप उसको समझना। कहते ऐसे जन्मे चंद्रभान ना मंजे बाण, मतलब सॉरी, ऐसे जन्मे चंद्रभान ना चूल्हे आग ना मंजे बाण। अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ऐसा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो घर में से
रसोई में से आग खत्म होनी शुरू हो जाती है, मतलब रोटी पकाने के लिए कुछ नहीं बचता। और पहले के जमाने में क्या होता था, बेड कसने के लिए बाण का यूज होता था, ठीक है। तो ना मंजे बाण, उनके घरों में जो मंजियां होती थी ना, वो भी टूटनी शुरू हो जाती थी। समझ रहे? अब ये अशुभ है। एक होता है मंगल बद। मंगल बद इतना खराब नहीं होता। अब जितने भी आप डॉक्टर देखते हैं जी, जितने भी आप फौजी देखते हैं, जितने भी आप पुलिस वाले देखते हैं, ये मंगल बद होते हैं। अच्छा। जितने आप चोर डाकू देखते हैं, और कमाल की बात है, ये अमीर घरों में पैदा होते हैं और इनके जन्म के बाद सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है कि भाई कैसा जन्म लेके आया। और कमाल की बात है, इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये इंसान किसी के खेत में चला जाए, वहां पे खेत में सूखापन आ जाए, बंजर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। और घर में आ जाए तो घर में खुशहाली खत्म हो जाती है, चाहे एक दिन के लिए मेहमान बन के आए। ये समझना बड़ा जरूरी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने बैठो तो कम से कम 1-1.5-2 घंटा सिर्फ मंगल पे मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा। तो ये 3 तरह के मंगल हैं, मंगल बद, मंगल अशुभ और मंगल नेक। और कहते हैं मंगल नेक भी जब एक बार बुराई के रास्ते पे शुरू हो जाए तो फिर बुराई करने वाले ग्रह को सारी अपनी अच्छाई देके खुद बुराई पे लग जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मंगल को संभाल के रखना जरूरी है। हमारे शरीर का पूरा ब्लड मंगल है, मंगल है। हमारे खून के रिश्तेदार मंगल हैं, हमारे जो भाई हैं वो मंगल हैं, दोस्त हैं वो मंगल हैं। अच्छा, ठीक है। अब जिनका मंगल अच्छा होता है तो ऐसे इंसान के जो ऐसे दोस्त साथ में होते हैं जो शादीशुदा भी होते हैं और मतलब कहते हैं ना, पसीने की जगह खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। और कईयों के ऐसे होते हैं जो यार मारी भी कर जाते हैं। अब आप समझदार हैं यार, यार मारी किसे बोला जाता है? तो ये मंगल है। अच्छा। तो इसीलिए यहाँ पर आप समझें कि मंगल कैसे अच्छा है और कैसे खराब है। तो अपनी कुंडली में मंगल को अच्छा रखना जरूरी है। जिसको भी लगता है कुंडली में मंगल खराब है, ऐसा इंसान अपनी आंखों में व्हाइट सुरमा लगाए। अच्छा। अब आप कहेंगे काला सुरमा तो सुना है, व्हाइट सुरमा नहीं सुना। तो जैसे काला सुरमा सुना है आपने, वैसे व्हाइट सुरमा भी पंसारी के यहाँ मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। तो उसको पीस के अपनी आंखों में लगाना शुरू करें। तंदूर की मीठी रोटी बना करके मंगलवार के मंगलवार कुत्तों को खिलाएं। 8 रोटी बनानी है और कुत्तों को खिलानी है। इससे क्या होगा कि मंगल जो बुरा असर वाला है अच्छा असर देना शुरू करेगा। जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरा मंगल खराब है, ये मैं आप लोगों को आम भाषा में समझा रहा हूँ, लेमन भाषा में समझा रहा हूँ कि कोई भी ग्रह खराब है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर के पास तो तब आओ जब आपके रास्ते आपको समझ में नहीं आ रहे क्या करना चाहिए। ठीक है। मतलब आजकल तो आपको पता है मेरे वाली भाग्य और मेरे वाला भाग्य, बिल्कुल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। तो इन चीजों से हटके जिंदगी में और बहुत कुछ है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है और उसको जब हम तरीके से यूज करते हैं तो ये आपका साथ देती है। कहते हैं ना, असंभव को भी संभव कर दे ज्योतिष, वही जो आपकी मुश्किल हल कर दे। तो यहाँ पर ये चीज समझने की बड़ी जरूरत है कि हमें एस्ट्रोलॉजी का फायदा लेना कब है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, जैसे हम देखते हैं कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया इस वक्त बूम पर है। लोग क्या करते हैं, पूरे दिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना कि लोग ऐसे स्क्रॉल ही करते रहते हैं कि ठीक है क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो इस वक्त लोग जो है एक चीज़ से बड़ा घबराए हुए हैं कि जैसे शनि का नाम आता है तो उनको बड़ा डर लग जाता है कि भाई शनि की 7.5, शनि की ढैया। जैसे मेरे पर भी एक समय पर शनि की 7.5 थी। तो लोगों के मन में है कि क्या शनि की जो 7.5 है वो सिर्फ तबाह बर्बाद करती है या फिर हमें राजा भी बना सकते हैं? शनि महाराज राजा भी बना सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल बना सकते हैं। और जो लोग शनि का नाम आते ही डरते हैं ना, वो सही डरते हैं। अच्छा, क्यों डरते हैं? क्योंकि एक टाइम था कि जब इंसान अपने कर्मों को अच्छा रखता था। आज के समय लोग अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं क्या? लूट खसोट,
इसको लूट लूं, इसको काट लूं, इसको यहाँ से निकाल लूं, नहीं रखते। तो शनि से डरना जायज है, जायज है। क्योंकि शनि जो है कर्म फल दाता कर्म है। लाते हैं। ठीक है, जैसे आप कर्म करते हो, उन्होंने तो भगवान शिव को नहीं बख्शा, तो हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है। क्या है। तो यहाँ पर कर्मों का बहुत ज्यादा वाला महत्व है। जब हम कर्मों को समझेंगे, तो बहुत बड़ा इसके ऊपर भी टॉपिक है। समझने वाली बात ये, कर्म क्या। हम अपने पुरखों के जीवन में जाते हैं। हम रसोई में बैठ के खाना खाते थे, हमारा राहु अच्छा रहता है। रसोई में बैठ करके खाना, राहु को अच्छा रखना। अच्छा जी, सोच अच्छी होना। हमारा सोच जो है वो बाहर जंगलों में था, बाद में घर के एंट्रेंस पे आ गया, साइड में आ गया, अब कहाँ है, कमरों के अंदर। तो राहु को हमने घुसा लिया अंदर। हाँ। अब पूरी तरह से हमारे घर पे किसका राज हो गया, राहु का। अब अभी एक बात आप कह रही थी कि भाई मोबाइल क्या है, राहु। बहुत सारे लोग टॉयलेट में मोबाइल लेके चले जाते हैं, फ्रेश खुल के नहीं हो पाते, क्योंकि सोच तो सारी मोबाइल में चली गई। तो हमारा पेट का हिस्सा खराब होना शुरू हो गया। जब हमारे पेट का हिस्सा खराब होना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, मंगल साथ में खराब होने लग गया। अब इसी को एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, राहु एक हाथी का रूप है और मंगल एक महावत है। जब भी महावत हाथी के ऊपर बैठ जाएगा तो मंगल कंट्रोल में रहेगा, बट महावत हाथी पे नहीं है और हाथी देख रहा है महावत को, तो क्या करेगा, हाथी कुचल देगा। समझ रहे हैं? तो वो पेट को खराब करेगा और इसी से हमारे घर में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर बड़ा ही जरूरी है, राहु को कंट्रोल करने के लिए रसोई में खाना खाएं। एक कर्म, पहले हम घर में से निकलते थे, अपने माता और पिता के चरणों को छू के निकलते थे। आज हाय हेलो, बिल्कुल ठीक है। तो हाय हेलो छोड़ो, माता पिता के चरणों को पकड़ो, वही भगवान है। सबसे पहले सारे के सारे ग्रह गुरु, पिता गुरु, माता चंद्रमा, इनके चरणों में अपने आप को झुका दिया, तो भगवान को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। कहते ना, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो वो चाहता है। तू कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। वाह सर वाह, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दिया जाए, पहले माता पिता की सेवा की जाए, भाइयों के साथ बना के रखी जाए, मंगल अच्छा हो जाएगा। कमिटमेंट जिसको भी आप करते हो वो पूरी करो, या तो करो मत या पूरी करो। सरकारी टैक्स की चोरी मत करो, सूर्य अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से बहन बुआ बेटी मासी साली से बना के रखो, बुध अच्छा हो जाएगा। राइट। इसी तरह से चाचा मजदूर, इनके साथ अच्छा करो, शनि अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। दादा के परिवार के साथ बना के रखो, राहु अच्छा हो जाएगा। अपने ससुराल के साथ अच्छा रखो, राहु अच्छा हो जाएगा। केतु औलाद, जीजा साला, आपके घर का दामाद, घर में रखे प्याज, ये केतु है। आप देखना, जब भी आपकी कुंडली में केतु खराब हो रहा होगा, आपके घर में रखे प्याज स्मेल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आपको हर एक चीज सिम्टम देती है मैम। अच्छा, आपकी बॉडी पूरी आपको सिम्टम देती है कि आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। अच्छा जी, ये कैसे सर? बिल्कुल बताता हूँ। आपकी बॉडी में आपके कुंडली में शनि खराब हो रहा है, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आंखों की नजर कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपका शुक्र खराब हो रहा है, आपके यहाँ पिंपल्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब एक तो गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मुंह खराब होना शुरू हो जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर स्किन जो भी है वो सारी शुक्र है,
वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। मंगल खराब होगा, आपके होठ बता देंगे। ओके। ठीक है, आपके बोलने का तरीका थोड़ा टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, आपके होठ नीचे की तरफ लटकने शुरू हो जाएंगे, नीचे वाले। ठीक है, बुध खराब हो रहा होगा तो सूंघने की शक्ति खत्म होने लगेगी। ठीक है, सांस की प्रक्रिया खराब हो रही है तो गुरु खराब हो रहा है। दांत में झड़ना शुरू हो जाए, आगे के 3 दांत, बुध खराब हो रहा है। जबान का चस्का लग जाए तो बुध खराब हो रहा है। अच्छा। ठीक है जी, थोड़ी में प्रॉब्लम आने लगी, राहु खराब हो रहा है, ये वाला हिस्सा ब्लॉक होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग देखना ऐसे सुन हो जाते हैं और उनकी बॉडी में ना चीटियां चीटियां टाइप से काटने शुरू हो जाती हैं, समझ जाओ राहु खराब हो रहा है। अच्छा। और जब ये हो रहा होगा तो साथ साथ देखिएगा आपके घर में कहीं ना कहीं गंदा पानी भी जमा हो रहा होगा। ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी, ये बाजू काम करना बंद कर दें, मंगल खराब हो रहा है। ठीक है जी, नाखून जड़ना शुरू हो जाए, शनि खराब हो रहे हैं। ठीक है, शनि खराब हो रहा है पैरों के चाहे हाथों के। राइट, तो आपको बार बार चोट लग रही है, शनि खराब हो रहे हैं। हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, शनि खराब हो रहा है। मांसपेशियां खराब हो रही हैं, बुध खराब हो रहा है। ठीक है, आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाए, बुध खराब हो रहा है। क्योंकि हमारी जितनी भी नसें हैं, वेन्स हैं, वो बुध है। राइट, और हमारा पेट खराब हो रहा है तो मंगल खराब हो रहा है। कब्ज बन रही है, मंगल खराब हो रहा है। अच्छा। राइट, तो हमारे शरीर के प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम आने शुरू हो जाए तो केतु खराब हो रहा है। अच्छा, मतलब हमारी पूरी बॉडी भी जो है वो दे देती है, आपको संकेत दे देती है संकेत कि दे ये आपके देती है, ग्रह जो है बिल्कुल ये खराब हो रहे हैं और आपको उपाय करने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी देखा हमने, लोग कहते हैं कि भाई जैसे ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, आपने भी देखा होगा, कहते हैं कि नहीं ये तो जो परमात्मा ने लिख दिया वो मुझे मिलेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा, तो मैं कर्म भी क्यों करूं। वो बिल्कुल छोड़ देता है सारी चीज़ों को कि जो लिखा होगा वो मिलेगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो क्या ये सच होता है कि जो लिखा है सिर्फ वही मिलेगा, हमें कुछ नहीं करना। कहते नहीं कि मैं तो ज्योतिष के पास गया, उन्होंने कहा ये जो है तुम्हें मिलना ही मिलना है, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी लगेगी। अब वो कह रहा है मैंने तो मेहनत ही छोड़ दी क्योंकि मेरे को तो बोल दिया कि मेरे को मिलेगी मिलेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल बच्चे तेरी रजा क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। राजयोग भी कर्म से ही मिलेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, ज्योतिष के सहारे बैठे रह जाओगे। मैं बहुत सारे ज्योतिष को देखता हूँ, एक पूरा एक पन्ना भर के दे देते हैं, सुबह ये उपाय करना है, शाम को ये करना है, सोमवार को ये करना है, मंगलवार को ये करना है, बुधवार को ये करना है। मैं उन लोगों को पता है क्या कहता हूँ, आप इतने उपाय करोगे, काम कब करोगे? काम कब करोगे? जब काम नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो आप खाली उपाय से क्या जिंदगी हो जाएगा? नहीं चलेगी। तो आपको अपने कर्म के साथ आपको अपनी चीजों को ठीक करना है। डेफिनेटली आपके रास्ते खुलने शुरू होते हैं। ये आपकी गाइड है, नोटे जादू। एस्ट्रोलॉजी आपकी वो गाइड है कि आपको शॉर्टकट तरीके से कैसे आगे ले जाना है, या आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जैसे हम रोड मैप चला के चलते हैं तो रास्ते में रेड मैप दिखता है ना कि यहाँ पे भैया जाम है, तो यहाँ से निकल जा, तेरा वो जाम निकल जाएगा, तो वहां से जल्दी पहुंच जाएगा, पर रास्ता कवर हो जाएगा। ये काम आपका एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, पर कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं ना, वो जिंदगी में बता दो कितने हैं। चाहे वो कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, मुकेश भाई अंबानी को भी ना रोज मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। चाहे उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मेहनत से ही मिलता है। शादी के टाइम पे हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि शादी के टाइम पे उनकी कुंडली मिलान हुआ, माता पिता ने कुंडली मिलाई तो गुण भी मिल गए, अच्छे से शादी भी हो गई। अब उनका ये सवाल है कि गुण मिलाकर शादी की हमने, सारी चीज़ें अच्छी थी शादी के वक्त पर, लेकिन अचानक से चीज़ें बदल गई। अब उनका सवाल है कि भाई अब तो गुण भी मिलान किए थे, कुंडली भी दोनों की देखी गई थी, लेकिन फिर भी दोनों की नहीं बन रही है। लोगों का सवाल होता है कि जो है ना, अगर हम इसे जोड़ते हैं कि भाई राम सीता जी की जब विवाह हुआ था तो उनके भी गुण पूरे मिले थे, उनके जीवन में 36 के 36 मिले थे, तो उनके जीवन में भी कितनी कठिनाइयां आई हैं। तो क्या ये गुण मिलान है इम्पोर्टेंट कि नहीं है? देखो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो एस्ट्रोलॉजर की है, उसमें भी क्लियर चीजों में बता दिया गया है कि गुण मिलान से कभी भी शादी नहीं करानी चाहिए। ओके। गुण मिलान से कोई फायदा नहीं है, भटुक नहीं मिल रहा जी,
ये नहीं लग रहा जी, वो नहीं लग रहा जी, ठीक है। और आपको ये बता देता हूँ, जिनके 28 से 30 गुण मिल रहे हैं ना, आज रिसर्च कर लो गूगल या आप सर्च कर लो सारा, सबसे ज्यादा डिवोर्स केस उन्हीं के पड़े हैं कोर्ट कचहरी में, ठीक है। और जिनके 2-2, 3-3 गुण मिल रहे हैं ना, उनकी मैरिज लाइफ ऐसी चल रही है कि मस्त। इसमें सबसे ज्यादा रोल जो रहता है, जो हमने शुरुआत जहां से की थी, बुध और शुक्र का, ठीक है। जब कुंडली में बुध शुक्र अच्छा होता है तब ग्रस्त अच्छा चलता है। अब इसको भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। पत्थर की चक्की का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा। नीचे का पत्थर शुक्र, ठीक है, और जो ऊपर का पत्थर है वो बुध, क्योंकि घूम रहा है। हाँ, घूमना बुध है, ठीक है। और उसके अंदर जो किल्ली है, लोहे की किल्ली, वो शनि। जब इन तीनों की मदद हो जाए और ऊपर से मंगल की दृष्टि हो जाए, नेक मंगल की, ठीक है, तो ग्रस्त की चक्की बढ़िया चलती है। और ये एक अलग चीज है कि सास से बनेगी, ननद से बनेगी, नहीं बनेगी, जब ये मिल जाएगी ना, तो लड़का अपनी फैमिली को और लड़की अपनी फैमिली को सेटल करके उस ग्रस्त को अच्छा कर लेगी, ठीक है। सबसे अच्छा मिलान क्या होना चाहिए, आप ये देखो कि भाई दोनों अच्छे से रह लेंगे, लड़का कमाई अच्छी कर सकता है, लड़की अच्छी कमाई कर सकती है, दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी है, ये वंश को आगे बढ़ा लेंगे, ये माँ बाप की सेवा करने वाले होंगे। आपके मतलब लड़की का बाप भी यही देखेगा ना कि भाई आपकी बेटी को खुश रखेगा कि नहीं रखेगा, यही देखता है। मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि अगर आप ये देखें सामने वाले के, सामने वाला करोड़पति होगा तभी शादी करेंगे, या अच्छे पैसे वाला या अच्छे सरकारी वाला होगा तभी शादी करेंगे। हो सकता है इंसान की कुंडली में ये होगा कि जैसे ही उसकी शादी होगी उसके बाद लड़का तरक्की करेगा, ठीक है। अगर आपकी लड़की की जिंदगी में सुख है ना, तो आप गरीब से गरीब घर में भी लड़की को भेज दो, अच्छा, पर प्यार हो, ठीक है। शर्त क्या है, पर प्यार हो, तो वहां पर वो लड़की उस परिवार को अपने आप तरक्की पे ले जाएगी। आप करोड़पति घर में भेज दो और उनके अंदर प्यार नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ होते हुए भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी लड़की ने सुख भोगना है तो डेफिनेटली सिर्फ कॉम्बिनेशन वही देखना चाहिए, गुण मिलाकर के शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के साथ ये भी है सर कि उनके अफेयर्स तो होते हैं, जैसे नून में भी है मेरे, कि अगर वो अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है उनका, लेकिन जैसे ही वो अफेयर शादी की तरफ मुड़ता है या फिर उन्हें कहीं और शादी करनी होती है तो वो शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, रिश्ता होकर टूट जा रहा है, ये कई बार होता है, बट अफेयर्स बहुत अच्छे चलते हैं। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि शादी का देखो उसमें योग हो जाता है, हाँ, योग बनाए जा सकते हैं, अच्छा, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, कई फैमिली बड़ी अड़िक होती है कि ये इंटरकास्ट है, हम नहीं करेंगे। आज के समय पर वो चीज नहीं है, पर फिर भी है। मैं भी बहुत सारे केसेस देखता हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे प्यार करता हूँ, बट फैमिली नहीं मान रही है, तो यहाँ पर उपाय काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उपाय करते हैं और हर कुंडली के अनुसार यहाँ पर अलग उपाय से हम उनका कॉम्बिनेशन बनाकर, और देखो कहीं ना कहीं काउंसलिंग भी बीच में काम करती है, नो डाउट वो भी करती है। जब काउंसलिंग करा के उस परिवार को जोड़ा जा सकता है और जोड़ करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शादी हो जाती है। यहाँ उपाय काम करते हैं, यहाँ आपको एक ज्योतिषाचार्य की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब मैं सर एक और टॉपिक है जिस पे बात करना चाहती हूँ। अब हमने एस्ट्रोलॉजी पे बात कर ली, लाल किताब पे मैं चाहती हूँ, क्योंकि भाई जैसी लाल किताब की बात आती है तो आपका जिक्र, अभी मैं अगर लाल किताब सिर्फ गूगल पे भी डालूंगी तो मुझे आपके पॉडकास्ट सबसे ऊपर मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ सर कि लाल किताब पे मैंने पॉडकास्ट किए, मेरे को ना मतलब कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं हुई हैं। कहते हैं ना कि एकदम पानी की तरह आर पार दिखे, मुझे कुछ चीजें, कुछ डाउट्स हैं, मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सर, ये लाल किताब है क्या? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसे कहीं और से मिली थी ये किताब, फिर वहां से लाया गया, अलग अलग तरीके की चीजें। तो ये लाल किताब बेसिकली है क्या सर? जी, मैं आपको इसको आज बड़ी ही ब्रीफ में और बहुत अच्छे से समझा देता हूँ।
आपने बहुत सारी ज्योतिष पद्धति का नाम सुना होगा, लाइक पराशरी, हाँ। भृगुनंदी नाड़ी, है ना, हम्म। केपी। हम्म। उसी तरह से लाल किताब भी अपने आप में एक पद्धति है, अच्छा। एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है। हम्म। ठीक है, मदर इज ऑलरेडी पराशरी, हम्म। पराशरी इज अ मदर, मैं उसको ये नहीं कहूंगा। अब हुआ क्या कि बहुत सारी ज्योतिष में अब क्या होता है, हर चीज अपग्रेड होती है ना, टाइम टू टाइम। एक टाइम था वो गोल घुमाने वाला आता था, नंबर मिलाते थे, है ना। फिर बटन दबाने वाला आया, और फिर मोबाइल आए तो वो भी बटन हाँ। वाले आए। आजकल टच आ गए, आने वाले समय में घड़ी वाले भी आ जाएंगे, आ भी गए हैं और बिल्कुल हाँ। वो भी है। तो उसी तरह से अपग्रेड है लाल किताब, सारी ज्योतिष का एक अपग्रेडर वर्जन है। अपग्रेड वर्जन में इसको बोलें तो इसको सामुद्रिक विद्या कहा गया है। ठीक है। ठीक है, जैसे पराशरी में हमारे पास एक ही चीज है कि हम कुंडली देख सकते हैं, भृगुनंदी नाड़ी में भी कुंडली देख सकते हैं, राइट, इन सब में हम कुंडली देख सकते हैं। परंतु लाल किताब में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप कुंडली तो देख ही सकते हैं, उसके अंदर लाल किताब के अंदर हस्तरेखा का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। वो क्यों है, जैसे हम कुंडली में देखते हैं कंजक्शन, कि शनि राहु या शनि केतु या मंगल शुक्र कंजक्शन है। अब ये कंजक्शन आपने कुंडली में तो देख लिए, वैदिक वाले क्या करेंगे, पूरा वो डिग्री चेक करेंगे, सब चेक करेंगे, उसके बाद जाकर के उसको पता लगेगा कि ये कंजक्शन है या नहीं है। बट आपका हाथ ना ऐसा प्रिंट है, वो आपका वो लाइफ प्रिंट है कि आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रह हैं, कंजक्शन में नहीं है, आपका हाथ बता देगा। अच्छा, मतलब हमारी रेखाएं बता देंगी ना, हमारी रेखाएं बता देंगी। तो सामुद्रिक विद्या हो गई, कुंडली हो गई। उसके अंदर, इसके अंदर मकान कुंडली के नाम से जिसे हम वास्तु बोलते हैं, वास्तु है प्रॉपर तरीके से। बाकी वास्तु में 16 दिशाएं 32 दिशाएं देखी जाती हैं, लाल किताब में सिर्फ 9 दिशाएं देखी जाती हैं। अच्छा। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और मतलब टोटल, हाँ, और एक सेंटर, राइट। 9 दिशाएं देखी जाती हैं। 9 दिशाओं के अंदर आपकी कौन सा सामान जहां पड़ा है उसी से आपकी कुंडली बन जाएगी। अच्छा। यस, आपके ग्रह का वही सामान वहीं मिलेगा जहां आपकी कुंडली में चेक कर सकते हैं। आप अपने कुंडली खोलो, सभी लोग खोल सकते हैं, सभी के पास कुंडली देखने के बहुत सारे साधन हैं। अपनी कुंडली खोलें, आपका जो ग्रह जहां बैठा है उस ग्रह की वस्तु उस डायरेक्शन में है या नहीं है। आप मतलब ये लाइव भी कर सकते हैं, अभी yes, देख लीजिए। अभी हाँ। देख लीजिए। हाँ। अभी देख लीजिए। जैसे पहला घर, जो हमारी कुंडली के पहले घर में जो भी ग्रह हैं वो आपकी कुंडली की ईस्ट डायरेक्शन है। अच्छा। दूसरा घर है वो कुंडली का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तीसरा घर है वो साउथ डायरेक्शन है। चौथा घर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। पांचवा घर अगेन ईस्ट डायरेक्शन है पर बाहर की साइड का। ठीक है, छठा घर आपकी कुंडली का नॉर्थ डायरेक्शन है। सातवां घर आपकी कुंडली का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। आठवां घर आपकी कुंडली का साउथ डायरेक्शन है बट बाहर की साइड का। नौवां घर आपकी कुंडली का सेंटर है। 10वां घर आपकी कुंडली की वेस्ट की दिशा है, अंदर की साइड की। 11वां घर भी वेस्ट की दिशा है पर बाहर की साइड की। अच्छा। और 12वां घर जो है आपकी कुंडली की साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली लगाइए, आपकी कौन सी डायरेक्शन में क्या सामान रखा है, जो ग्रह आपके जिस घर में बैठा है वहां पे वो सामान है या नहीं है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। बिल्कुल, और आप अभी कर सकते हैं लाइव में। लाइव कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। तो ये इससे आपको डायरेक्शन पता लग जाती है, राइट। ठीक है। तो वास्तु भी हो गया। हमने क्या क्या कवर किया, कुंडली, हैंड रीडिंग, वास्तु, और आपकी बॉडी की बनावट, आप किस ग्रह को डिनोट करते हैं। फेस रीडिंग, लाल किताब में इसका भी पूरा व्याख्यान है। अच्छा। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज आप गूगल कीजिएगा, गूगल पे
एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है माइंड के ऊपर। अच्छा। उसने क्या किया, 100 नंस को अपने सामने बिठाया। 100 नंस को अपने सामने बिठाने के बाद उसने क्या किया कि हर एक नंस को अलग अलग चीज विजुलाइज कराई। विजुलाइज कराने के बाद उसके माइंड में कौन से ब्लॉक को एक्टिवेट हुआ, क्योंकि हमारे इस पूरे माइंड में 42 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। 42 ब्लॉक्स में से कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हुआ और उससे उसने किस चीज की प्रक्रिया को किया। लाल किताब में सन 1939 में लिख दिया गया था कि उन जो आपके माइंड के 42 ब्लॉक्स हैं, आप क्या चीज देखेंगे तो वो उससे क्या हिस्सा एक्टिवेट होगा और वो आपकी कुंडली के किस हाउस पे इफेक्ट करेगा और कैसा इफेक्ट करेगा। जस्ट एग्जाम्पल, ये जो पेशानी है दैट इज आवर 35 ब्लॉक। ओके, ठीक है, 35 ब्लॉक ये क्या करता है, सोच, ठीक है। और ये आपकी कुंडली के आपके 11th हाउस पे इफेक्ट करता है। 11th हाउस है आमदन। अब जैसे यहाँ से सोचोगे वैसी आपकी आमदन होगी, राइट। हाँ। तो ये दिमागी खाने जिसे बोला गया, इसके ऊपर काम किया। और सबसे बड़ी चीज है जो कुछ गुरुओं ने किया, जिसमें से एक मैं भी हूँ, हमने लाल किताब की नंबरोलॉजी के ऊपर भी काम किया। अच्छा। उसकी ग्रिड भी अलग बनाई, उसके ऊपर काम किया, उसके योग भी बनाए। तो उसको पढ़ाना अब हम शुरू करेंगे। लाल किताब अभी तक मैंने इसको एक्सपोज नहीं किया था। दैट इज द फर्स्ट टाइम कि मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि हमने इसका लाल किताब नंबरोलॉजी भी बना लिया है। अच्छा। और 2 महीने के अंदर इन 5 के ऊपर एक पूरी बुक मैं निकाल रहा हूँ पूरे, क्योंकि लाल किताब पूरी उर्दू भाषा में लिखी गई, उर्दू, पंजाबी, फारसी और हिंदी का मिक्सचर है। इसको प्योरली हिंदी और आज की जनरेशन के हिसाब से 2 महीने के अंदर मैं बुक निकाल रहा हूँ इसको। अच्छा। तो उसको अपन लॉन्च करेंगे तो इंसान बड़े आसानी से पढ़ पाएगा, समझ पाएंगे। क्योंकि मेरा मिशन ही यही है कि लोगों के अंदर से एस्ट्रोलॉजी के नाम का डर निकाल। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों को इतना डरा दिया गया है कि लोग अब इजीली एस्ट्रोलॉजी पर ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर आ गया है कि जाएंगे अभी वो कुछ ऐसी 4 चीजें बता देंगे कि वो पूरे दिन हमारे दिमाग में घूमती रहेगी। जैसे ऑफ द कैमरा भी मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था कि भाई ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ बता देता है तो फिर वो पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम उसी में निकाल देते हैं, माइंड में रह जाता है। अच्छा सर, लाल किताब को लेकर एक और बड़ी मुझे बताइएगा कि ये कंफ्यूजन भी मुझे दूर करनी है। कहते हैं कि लाल किताब में लिखा है कि आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो लोग बड़ा कंफ्यूज है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम पूजा ना करें, हम मंदिर ना जाएं। तो ये क्या है सर लाल किताब में? देखो, पूजा एक हमारा जो, अगर मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करूं, पूजा जो है हमारा एक हक बनता है और उससे हम अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और इंसान को इसी चीज से दूर कर दिया जाए तो बड़ा ही दुख भरी बात। परंतु लाल किताब में कुछ ऐसे योग हैं कि जहां पर बोला गया है घर में मंदिर ना बनाए। अब मंदिर का तात्पर्य क्या है, आप समझना जी। जब आप मंदिर जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, गुंबद देखते हैं, ठीक है। अब जिसमें से गुंबद हट जाए तो वो मंदिर रहेगा नहीं, तो रख सकते हैं ना। अच्छा। 3 इंच से ऊपर की मूर्ति पोस्ट हो जाती है, मत रखो ना। भगवान दिल में होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। पूजा पाठ करने को कहीं मना नहीं किया गया है। सिर्फ एक योग है कि आपकी कुंडली में 2nd हाउस खाली हो, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इसमें एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हों, तब मंदिर जाना मना है। अदरवाइज आप मंदिर जाएं। मंदिर जाना मना क्यों है? क्योंकि वो जब भी मंदिर जाएगा ऐसा इंसान कोई ना कोई नुकसान लेके आता है। अच्छा। उसको प्रैक्टिकल होके रहना है, ठीक है। या आपकी कुंडली में पंचायत बैठी है, पंचायत बोले तो 5 ग्रह जिसमें बुध शामिल है, तब आपको थोड़ा अधर्मी बन के रहें या अधर्मियों के साथ मिलकर करें, तभी जिंदगी में उद्धार होता है। अदरवाइज पूरी लाल किताब में आपको ये नहीं बोला गया कि घर में मतलब मंदिर ना जाए। आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस
मिथ को भी दूर करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि मैं भी इस रील को देख के ना, आपके चौथे घर में मंदिर है, मतलब गुरु है, मंदिर ना बनाए, 7वें में गुरु है, मंदिर ना बनाए, 10वें में गुरु है, मंदिर ना बनाए। तो उस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। मतलब वो क्या है, लोगों के मन में फिर ये हो जाता है कि भाई क्यों ना बनाए। सही बात है। हाँ बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों ना बनाए। अच्छा, लाल किताब के अनुसार सर सारी चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो कहते हैं कि आप चावल भी दान करो, चीनी दान करो, दाल दान करो। तो क्या ऐसा है कि लाल किताब के अनुसार कुछ चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पहले मेरे को आप दान की व्याख्या समझें। हाँ। कि दान देना किसे हम आप मानते हैं। हाँ। जैसे किसी जरूरतमंद को दे रहे हो, हाँ। वो दान में आता है। हाँ। ठीक है। मंदिर में दे रहे हो, वो दान में नहीं आ रहा, वो ग्रहों की शिफ्टिंग है। अच्छा, ओके। ठीक है। जब आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अपने स्वयं राशि में उच्च का, जिसको स्वयं राशि में बैठा हो तब नहीं देना चाहिए, उच्च का बैठा हो तब नहीं देना चाहिए, नीच का हो तो उस ग्रह की वस्तु दान लेनी नहीं चाहिए। अच्छा। पक्के घर का हो तो भी हमें दान नहीं देना चाहिए। अच्छा। अब जैसे एग्जाम्पल, शुक्र आपका 7th हाउस में है, आप जब भी परफ्यूम और कपड़ों का दान करोगे अपनी लग्जरी को दान दे रहे हैं। ओके। ठीक है। चने की दाल का दान कर रहे हैं, आप अपने गुरु और मान सम्मान का दान दे रहे हैं जब जरूरतमंद का कर रहे हैं। परंतु वही चीज आप गुरुद्वारा साहब में, मंदिर में दे रहे हैं तो वो आप दान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी वहां दे रहे हैं, वहां से अपना शुक्राना प्राप्त कर रहे हैं। तो वहां देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अगर ऐसी ही, अगर लाल किताब के साथ, जैसे आपने कहा लाल किताब में वास्तु का भी एक अपना एक रोल है, हस्तरेखा का अपना एक रोल है। जैसे बहुत से घरों में देखा हमने सर कि कई लोगों का होता है कि हम जब तक किराए के मकान में रह रहे थे तब तक हमारी लाइफ में सब कुछ बड़ा सेटल्ड था, जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, तबीयत भी बहुत अच्छी थी सबकी फैमिली में। बट अब हम अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। अब जब से अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से तबीयत भी खराब रहने लगी है, बिजनेस भी डाउन चला गया है, बिल्कुल नौकरी भी छूट गई है। तो क्या उस घर की वजह से हो रहा है ये सब? डेफिनेटली। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी चीज बताऊंगा कि जब आप किराए के मकान पे रह रहे थे, नेचुरल सी बात है 2 या 3 साल से रह रहे हो, जब आप उस किराए के मकान में गए थे, क्या जाते ही आपकी तरक्की होनी शुरू हो गई थी? हाँ। नहीं, समय लिया था। धरती अपनी जगह देते देते देती है, तो जब आपको दे देती है वो सक्सेस होने लगती है। और हम क्या करते हैं, किराए के मकान से अपना घर लिया, फट से शिफ्ट कर देते हैं। जब वो फट से शिफ्ट कर दिया तो जो आपने इतना टाइम लेके पॉजिटिव एरा इकट्ठा किया था वो वहीं छोड़ दिया। इसलिए जब भी शिफ्ट करना चाहिए पहले तो आराम आराम से करना चाहिए। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन, लाल किताब बताती है कि भैया आपको कब मकान लेना चाहिए, किस समय पर लेना चाहिए, और कब ये आपको फायदा देगा, कब नुकसान देगा। जैसे एग्जाम्पल, शनि 5वें घर में आपका ये खराब अवस्था में है, क्योंकि शनि का जाति स्वभाव देखना बड़ा जरूरी है। राहु और केतु शनि का जाति स्वभाव बताते हैं। अगर शनि खराब है और आपने 48 साल से पहले मकान ले लिया तो ये आपकी औलाद तक को भी उड़ा देता है। ठीक है। शनि 10वें घर में है तब भी 48 साल से पहले ना ले। शनि 11वें घर में है, 55 साल से पहले ना ले। और 55 साल से पहले लें तो ऊपर का मकान लें, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ मकान ना लें, फ्लैट ले सकते हैं, और कुछ ना कुछ उसमें अधूरा जरूर छोड़े। अच्छा। ठीक है। शनि 8वें वाला कभी भी अपने नाम से मकान ना ले। अच्छा। मतलब आपको लाल किताब पूरी व्याख्या के साथ बताता है कि आपको मकान कब लेना है, कब